Mona Lisa, Steve Jobs, better not fuck with me. Direct skin into Tiruval company, ferry ma paisa. Tasanga, paisa. Masanga, yeah, paisa. Tasanga, paisa. Masanga. Mona Lisa, Steve Jobs, better not fuck with me. Direct skin into Tiruval company, ferry ma paisa. Tasanga, paisa. Masanga, yeah, paisa. Tasanga, paisa. The Mona Lisa, Steve Jobs, better not fuck with me. Direct skin into Tiruval company, ferry ma. Corresponding angles. When two parallel lines cut by a transversal, then those angles which are on the same place, on the same side, on the same line are known as corresponding angles. Corresponding angles. When two parallel lines cut by a transversal, then those angles which are on the same place, on the same side, on the same line are known as corresponding angles. Corresponding angles. When two parallel lines cut by a transversal, then those angles which are on the same place, on the same side, on the same line are known as corresponding angles. Hey students, today I'll tell you an interesting trick to remember the different types of angles. So whenever we have lines parallel and they're intersected by a transversal, so alternate interior angles को इसमें identify करने का तरीका है Z आप देख सकते हैं. So you can see a Z is formed here. So इस तरह से ये दोनों angles equal हो जाएंगे by and you can see ये हैं alternate interior angles. Similarly यहाँ पर ये उल्टा Z बन रहा है तो ये वाले angles भी equal होंगे. Moving to the next trick for corresponding angles. So ये सब तभी applicable है जब lines parallel हो and they're intersected by a transversal. So corresponding angles के लिए you will look for F. जिस तरह से यहाँ पर F बन रहा है तो एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल. Similarly you can see कि एक F इस तरह से भी बन रहा है यहाँ पर. So एक बाहर वाला एंगल एक अंदर वाला. Similarly on the other side of the transversal. Then we talked about the co-interior angles trick. तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि एक C फॉर्म हो रहा है. तो ये भी ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर होगा. इस तरह से C बन रहा है और ये अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम मिलाकर होगा 180 डिग्री. Similarly on the other side as well. So ये ट्रिक यूज करके you can try out questions and subscribe for more such videos. Hey students, today I'll tell you. क्या नहीं पता करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? तो मैं बोलता हूँ. अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करे तो ये जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ना उसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. उसका फॉर एग्जांपल ये रहा. सो दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल. थैंक यू. फिर मिलेंगे. यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ पैरेलल लाइंस के बारे में. दो लाइंस हैं L और M जो कि पैरेलल हैं और एक लाइन है T जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल. तो इस केस में ये जो दो एंगल्स हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के केस में. तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 50 डिग्रीज होगी और इसी तरीके से अगर ये एंगल y है तो ये भी y ही होगा. राइट. इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी होगा लेफ्ट साइड पे. थैंक यू. मैथ में जिसके कंसेप्ट जितने स्ट्रांग होते हैं उसके लिए तो आज मैं देखूंगा कि पूरी रात भर जाग के पढ़ना. बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आइए जानकारी लेते हैं. व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. कैसे समझना? जैसे ये टू पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ठीक है, उसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं. जैसे ये दोनों एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है. इन दोनों एंगल्स, जैसे 1 बोला इसको 2, इन दोनों का जो सम क्या है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब इसी को मैं अगर आगे बढ़ा दूं कैसे समझना? जैसे इन लाइंस को ऐसे न लेके ऐसे ले लो, ये है और ये है, ठीक है, और इसको ऐसे ट्रांसवर्सल ने कट किया तो करस्पॉन्डिंग एंगल इधर वाला इसकी करस्पॉन्डिंग हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया. और अगर आप उठाएं ये वाला एंगल इस वाले के करस्पॉन्डिंग में, तो ये आपस में Corresponding angles. When two parallel lines cut by a transversal, then those angles which are on the same place, on the same side, on the same line are known as corresponding angles.
का गुण होता है। Hey sis, are you confused between fragmentation and regeneration? चलो ये आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ इसका सोल्यूशन बता करके। अगर मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूँ तो वो सोली और सोली एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये वो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनकी नहीं होती और ये मेनली प्लांट्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू एनिमल्स। अगर मैं रीजनरेशन की बात करूँ तो ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन कुछ बहुत ऑर्गेनिजम्स में ये ऐसा प्रोसेस होता है जिससे वो अपने लॉस्ट पार्ट को रीग्रो करवा सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका लिजार्ड। हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो भी रीजनरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोलेगा कि रीजनरेशन सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो बिल्कुल भी गलत है ये चीज। वो एसेक्सुअल मेथड तो है, साथ साथ में वो एक प्रोसेस भी है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स काम करते हैं बॉडी के डैमेज पार्ट को रीग्रो करने में और ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो मल्टीसेलुलर भी होते हैं और उनकी बॉडी डिजाइन भी काफी कॉम्प्लेक्स होती है जैसे कि हम लोग, और ये एनिमल्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू प्लांट्स में। Hey sis, are you confused between fragmentation and regeneration? चलो ये आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ इसका सोल्यूशन बता करके। अगर मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूँ तो वो सोली और सोली एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये वो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनकी नहीं होती और ये मेनली प्लांट्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू एनिमल्स। अगर मैं रीजनरेशन की बात करूँ तो ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन कुछ बहुत ऑर्गेनिजम्स में ये ऐसा प्रोसेस होता है जिससे वो अपने लॉस्ट पार्ट को रीग्रो करवा सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका लिजार्ड। हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो भी रीजनरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोलेगा कि रीजनरेशन सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो बिल्कुल भी गलत है ये चीज। वो एसेक्सुअल मेथड तो है, साथ साथ में वो एक प्रोसेस भी है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स काम करते हैं बॉडी के डैमेज पार्ट को रीग्रो करने में और ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो मल्टीसेलुलर भी होते हैं और उनकी बॉडी डिजाइन भी काफी कॉम्प्लेक्स होती है जैसे कि हम लोग, और ये एनिमल्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू प्लांट्स। हेलो बच्चों, कई बार बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है, फ्रेगमेंटेशन हमेशा सिंपल मल्टी सेलुलर में होता है और रीजनरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। यहाँ पे सिंपल का मतलब ये ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के सेल से बना है और इसमें अलग अलग तरह के सेल यानी टिश्यूज ऑर्गन भी आ जाते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म अपने आप मैच्योर होकर ब्रेक डाउन होता है, अपने आप मैच्योर होकर ब्रेक डाउन होता है और हर टुकड़ा फिर से ग्रो करता है, हर फ्रेगमेंट फिर से ग्रो करता है। रीजनरेशन में अपने आप वो ब्रेक नहीं होता है, किसी कारणवश एक्सीडेंटली ये कट गया या तुम इसको काट दो तो हर टुकड़ा ग्रो करता है। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है बच्चा कि फ्रेगमेंटेशन में ना कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होती, सब लगभग एक तरह के सेल होते हैं वो डिवाइड कर करके ग्रो करते हैं। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो कि डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल पहले बनाता है और उस ग्रुप ऑफ सेल में से फिर अलग अलग पार्ट बनना शुरू होता है जिसको हम डिफरेंशिएशन कह सकते हैं कि पहले किस तरह सेल्स बन गया और फिर उन सेल से अलग अलग बॉडी पार्ट जनरेट होना शुरू हो गया। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही मेजर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे जो कि है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में। रीजनरेशन हमेशा हायर लेवल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और ये मेथड ऑफ रिपेयर है। किताब में तुम्हारे रिप्रोडक्शन में दिया है पर तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी पार्ट अगर टूट के गिर जाए, गलती से कट जाए, वाटर फ्लो में कट गया तो वापस से वो पार्ट जो है वो रीजनरेट हो जाता है। जैसे स्टारफिश की आर्म आ जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी उस पार्ट में रीजनरेटिंग पावर है या नहीं। शुभ्रमण का हाथ कट जाए तो वो वापस नहीं आ सकता है क्योंकि इनके सेल्स के पास रीजनरेटिंग पावर यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही प्लेनेरिया के पूरी बॉडी में रीजनरेटिंग सेल्स हैं तो कहीं से भी काटोगे तो नया प्लेनेरिया बन जाएगा। अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन। लोअर लेवल के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपका फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। इसमें किसी पार्ट से अगर कट के गिर जाते थे जैसे कि स्पाइरो वगैरह तो एक नया स्पाइरो वगैरह बन जाता है और ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन इज द मोड ऑफ रिपेयर। इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। सेम लाइन लिख के आइए। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही मेजर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे जो कि है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में। रीजनरेशन हमेशा हायर लेवल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और ये मेथड ऑफ रिपेयर है। किताब में तुम्हारे रिप्रोडक्शन में दिया है पर तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी पार्ट अगर टूट के गिर जाए, गलती से कट जाए, वाटर फ्लो में कट गया तो वापस से वो पार्ट जो है वो रीजनरेट हो जाता है। जैसे स्टारफिश की आर्म आ जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी उस पार्ट में रीजनरेटिंग पावर है या नहीं। शुभ्रमण का हाथ कट जाए तो वो वापस नहीं आ सकता है क्योंकि इनके सेल्स के पास रीजनरेटिंग पावर यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही प्लेनेरिया के पूरी बॉडी में रीजनरेटिंग सेल्स हैं तो कहीं से भी काटोगे तो नया प्लेनेरिया बन जाएगा। अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन। लोअर लेवल के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपका फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। इसमें किसी पार्ट से अगर कट के गिर जाते थे जैसे कि स्पाइरो वगैरह तो एक नया स्पाइरो वगैरह बन जाता है और ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन इज द मोड ऑफ रिपेयर। इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। सेम लाइन लिख के आइए। थैंक यू सो मच। ऐसे तो बच्चे हमें पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, लेकिन कुछ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरोजाइरा।
स्पाइरोजारा को अगर आप देखो तो वो जब मैच्योर होता है तो वो मैच्योर होने के बाद कुछ छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। इन पीसेस को हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं और ये फ्रेगमेंट्स बाद में जाके खुद एक बड़े इंडिविजुअल में ग्रो होते हैं, जिस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ऐसे तो बच्चे हमें पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, लेकिन कुछ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरोजारा। स्पाइरोजारा को अगर आप देखो तो वो जब मैच्योर होता है तो वो मैच्योर होने के बाद कुछ छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है। इन पीसेस को हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं और ये फ्रेगमेंट्स बाद में जाके खुद एक बड़े इंडिविजुअल में ग्रो होते हैं, जिस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ऐसे तो बच्चे हमें पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, लेकिन कुछ मल्टी निषेचन की बात करते हैं। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, है ना। निषेचन यानी कि क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। देखो ये क्या होती है? फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं संलयन की क्रिया होती है। संलयन की क्रिया होती है निषेचन, ठीक है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि जो ये गैमेट होते हैं ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन की बात करते हैं। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, है ना। निषेचन यानी कि क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। देखो ये क्या होती है? फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं संलयन की क्रिया होती है। संलयन की क्रिया होती है निषेचन, ठीक है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि जो ये गैमेट होते हैं ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन की बात करते हैं। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, है ना। निषेचन हर महीने लड़की की बॉडी में एक छोटा सा अंडा बनता है, लेकिन जब लड़का और लड़की प्यार करते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं तो लड़की की बॉडी से लाखों शुक्राणु निकलते हैं, सारे उस एक अंडे को ढूंढने के लिए। लेकिन केवल एक ही शुक्राणु होता है जो उस अंडे के अंदर जा पाता है। जैसे ही वो शुक्राणु अंदर जाता है, अंडा तुरंत दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई और शुक्राणु अंदर न घुस सके। अब शुक्राणु और अंडे के अंदर जो डीएनए जानकारी होती है वो आपस में मिल जाती है और उसी पल वो अंडा निषेचित हो जाता है, मतलब बच्चे के बनने की शुरुआत हो जाती है। फिर वो निषेचित अंडा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय गर्भ की तरफ बढ़ता है। अगले 7 दिन तक वो अंडा जल्दी जल्दी विभाजित होकर छोटी छोटी कोशिकाएं बनाता है, इसे माइटोसिस कहते हैं। कुछ दिनों बाद वो अंडा कोशिकाओं का एक संगठित समूह बन जाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। 5 से 6 दिन बाद वो ब्लास्टोसिस्ट अपने कवच को तोड़कर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इस क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं और वहीं से बच्चे की वास्तविक वृद्धि शुरू होती है। हर महीने लड़की की बॉडी में एक छोटा सा अंडा बनता है, लेकिन जब लड़का और लड़की प्यार करते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं तो लड़की की बॉडी से लाखों शुक्राणु निकलते हैं, सारे उस एक अंडे को ढूंढने के लिए। लेकिन केवल एक ही शुक्राणु होता है जो उस अंडे के अंदर जा पाता है। जैसे ही वो शुक्राणु अंदर जाता है, अंडा तुरंत दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई और शुक्राणु अंदर न घुस सके। अब शुक्राणु और अंडे के अंदर जो डीएनए जानकारी होती है वो आपस में मिल जाती है और उसी पल वो अंडा निषेचित हो जाता है, मतलब बच्चे के बनने की शुरुआत हो जाती है। फिर वो निषेचित अंडा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय गर्भ की तरफ बढ़ता है। अगले 7 दिन तक वो अंडा जल्दी जल्दी विभाजित होकर छोटी छोटी कोशिकाएं बनाता है, इसे माइटोसिस कहते हैं। कुछ दिनों बाद वो अंडा कोशिकाओं का एक संगठित समूह बन जाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। 5 से 6 दिन बाद वो ब्लास्टोसिस्ट अपने कवच को तोड़कर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इस क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं और वहीं से बच्चे की वास्तविक वृद्धि। जब भी किसी महिला का जन्म होता है या फिर किसी फीमेल का बर्थ होता है, तभी से उनके ओवरी में हजारों की संख्या में एग जो है वो बनते हैं। ये जो एग होते हैं किस सेक्शन में होते हैं? इस ओवरी वाले सेक्शन में होते हैं और एक उम्र ऐसी आती है जहां वो इस ओवरी से निकलते हैं और फिर इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और यहीं पर ही निषेचन की प्रोसेस के लिए इंतजार करते हैं 1 से 2 दिन, यानी कि वेट करते हैं। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, यानी कि स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंच जाता है, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप सभी को ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। जब भी किसी महिला का जन्म होता है या फिर किसी फीमेल का बर्थ होता है, तभी से उनके ओवरी में हजारों की संख्या में एग जो है वो बनते हैं।
ये जो एग होते हैं किस सेक्शन में होते हैं, इस ओवरी वाले सेक्शन में होते हैं। और एक उम्र ऐसी आती है जहां वो इस ओवरी से निकलते हैं और फिर इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और यहीं पर ही निषेचन की प्रोसेस के लिए इंतजार करते हैं 1 से 2 दिन, यानी कि वेट करते हैं। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है यानी कि स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंच जाता है, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप सभी को ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंजियोस्पर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जानते हो, वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फ्यूजन होता है, एक बार सिंगेमी होती है, एक बार ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिंगेमी हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। सो किसी भी फ्रूट को बनने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। फर्स्ट इज पॉलिनेशन एंड सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। ये दोनों कैसे आपस में अलग हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर एक पोटली होती है, उसमें से पोलन्स निकलते हैं और स्टिग्मा के पास जाते हैं। उस सिर्फ ट्रांसफर को बोला जाता है पॉलिनेशन। एक बार जब ट्रांसफर हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाती है, तो उसके बाद पोलन जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे और वो पोलन ट्यूब जो है ओवरी की तरफ जाती है। तो इस तरीके से जब वो ओवरी पे पहुंचती है और वहाँ के जो ओव्यूल्स होते हैं उसके साथ बिल्कुल मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, उस फ्यूजन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि एलोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन को बोलते हैं? कमेंट में लिख के बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। सो किसी भी फ्रूट को बनने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। फर्स्ट इज पॉलिनेशन एंड सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। ये दोनों कैसे आपस में अलग हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर एक पोटली होती है, उसमें से पोलन्स निकलते हैं और स्टिग्मा के पास जाते हैं। उस सिर्फ ट्रांसफर को बोला जाता है पॉलिनेशन। एक बार जब ट्रांसफर हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाती है, तो उसके बाद पोलन जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे और वो पोलन ट्यूब जो है ओवरी की तरफ जाती है। तो इस तरीके से जब वो ओवरी पे पहुंचती है और वहाँ के जो ओव्यूल्स होते हैं उसके साथ बिल्कुल मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, उस फ्यूजन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि एलोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन? तो मुझे ये बताओ कि परागण क्या होता है? परागण को हम बोलते हैं भाई परागकण का मादा वर्तिकाल परागण। ये हमारा क्या कहलाता है? बेसिकली ये हमारा कहलाता है परागण। परागण को हम देख कर आए थे कि भाई ये जो परागण होता है ये हमारा नर युग्मकोद भेद होता है, यानी कि नर युग्मकोद भेद कौन होता है गाइस? नर युग्मकोद भेद होता है जो नर युग्मक को बनाता है। तो मुझे ये बताओ कि परागण क्या होता है? परागण को हम बोलते हैं भाई पॉलिनेशन तो तुम जानते ही हो। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन के 3 क्राइटेरिया हैं। वन इज द ऑटोगेमी, अनदर इज द जिटेरोगेमी एंड अनदर इज द जीनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होती है? इमेजिन कीजिए कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल और फीमेल, और उनके बीच में यदि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। जिटेरोगेमी के अंदर प्लांट एक है और एक ही प्लांट के ऊपर 2 डिफरेंट सेक्सेस के फ्लावर्स हैं और उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो दैट इज नोन एज जिटेरोगेमी। और एक होता है जीनोगेमी, जिसमें 2 प्लांट्स हैं, एक के ऊपर मेल फ्लावर है, दूसरे के ऊपर फीमेल फ्लावर है, और मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी। तो तुमको समझ में आ गया ना ऑटोगेमी क्या है और जिटेरोगेमी क्या है और जीनोगेमी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेव कर लो, बहुत काम आएगा। यदि तुम चाहते हो कि इसी तरीके के और भी वीडियोस अवेलेबल हो तो सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। भैया क्या क्रॉस पॉलिनेशन हम कर सकते हैं? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स एंडोमॉर्फिज्म। अगर पॉलिनेशन मुकुलन में क्या होता है? सबसे पहली बात इसका एग्जांपल याद होना चाहिए जो कि है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? ये एक जानवर है जो कि आपको पानी के नीचे मिलता है, ठीक है। इसमें बडिंग में क्या होता है? एक छोटी सी ऐसे पहले कली निकलती है, देखो ये दिख रहा है, ये पानी में होता है, हल्की सी छोटी सी कली निकली है और ये जो कली होगी ये बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? ये एक पूरा अलग हाइड्रा बन जाएगा। और जब ये पूरा एक वयस्क हाइड्रा बन जाएगा तो ये पुराने वाले हाइड्रा से अलग हो जाएगा और अलग होते ही ये एक दूसरा हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। तो ये जो बडिंग, ये जो कली से निकलने वाला है, ये कौन सा प्रोसेस है? ये है बडिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा और
ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। चलो मुकुलन में क्या होता है, सबसे पहली बात इसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए जो कि है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, ये एक जानवर है जो कि आपको पानी के नीचे मिलता है, ठीक है। इसमें बडिंग में क्या होता है, एक छोटी सी ऐसे पहले कली निकलती है, देखो ये दिख रहा है, ये पानी में होगा, हल्की सी एक छोटी सी कली निकली है, और ये जो कली होगी ये बढ़ते बढ़ते, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये एक पूरा अलग हाइड्रा बन जाएगा। और जब ये पूरा एक वयस्क हाइड्रा बन जाएगा तो ये पुराने वाले हाइड्रा से अलग हो जाएगा, और अलग होते ही ये एक दूसरा हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। तो ये जो बडिंग, ये जो कली से निकलने वाला है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये है बडिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। चलो मुकुलन में क्या होता है, सबसे पहले बडिंग। बडिंग वो मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के साथ छोटी सी बड, एक आउटग्रोथ ग्रो करती है। मेनली ये हाइड्रा के अंदर होगा। वो बड धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करती है और एक फुल हाइड्रा के अंदर ग्रो कर जाती है। उसके बाद वो मेन पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है। सेम हमारा यीस्ट के अंदर भी होता है। यीस्ट सेल के साथ डॉटर यीस्ट बड्स फॉर्म करनी शुरू करती हैं और वो कैरी ऑन करती रहती हैं। काफी केसेस में यीस्ट में लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं और वो डिटैच नहीं होती हैं। तो बडिंग एक मोड है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग वो मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के साथ छोटी सी बड, एक आउटग्रोथ ग्रो करती है। मेनली ये हाइड्रा के अंदर होगा। वो बड धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करती है और एक फुल हाइड्रा के अंदर ग्रो कर जाती है। उसके बाद वो बडिंग होता क्या है, तो जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे कोई बड निकल आता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, और वही बड जब उस बॉडी से सेपरेट हो जाता है यानी अलग हो जाता है, और अलग होकर क्या करता है, नया बॉडी बना लेता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा। बडिंग होता क्या है, तो जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे कोई बड निकल आता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, और वही बड जब उस बॉडी से सेपरेट हो जाता है यानी अलग हो जाता है, और अलग होकर क्या करता है, नया बॉडी बना लेता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा। हेलो लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बडिंग के बारे में। बडिंग जो है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे डिस्पर्सल का मीनिंग। तो दोस्तों डिस्पर्सल का मीनिंग होता है प्रसार, फैलाव, प्रसार, फैलाव। जैसे ही आप इस प्लांट को टच करते हैं तो ये अपने बीजों से आप पर इतनी जोर से हमला करेगा जिससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दरअसल इस पौधे को ओक्सैलिस प्लांट कहा जाता है और ये सीड्स का इस्तेमाल अटैक करने के लिए नहीं बल्कि अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए करता है, जो कि काफी नायाब तरीका है। जैसे ही आप इस प्लांट को टच करते हैं, मेरे ठीक पीछे यहाँ पे आपको दो बड़े बड़े नीम के पेड़ दिख रहे होंगे, और इस पूरे के पूरे कैंपस में ऐसे बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, और इन नीम के पेड़ों को हम इंसानों ने भी नहीं लगाया। तो आखिर ये जो नीम के पेड़ हैं ये इतने सारे इस कैंपस में कैसे फैल गए? तो ये जो नीम के पेड़ हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ये ऐसे मीठी मीठी बीज बनाते हैं, और ये जो लंगूर होते हैं वो इन बीजों को खाते हैं, और बीजों को खाने के बाद वो किसी और जगह पे जाते हैं और इन बीजों को अपनी पॉटी में कुछ इस तरीके से निकाल देते हैं। और ये जो बीज होते हैं जहाँ पे लंगूर पॉटी करते हैं वहाँ पे ये बीज उग जाते हैं, और इनमें से नीम के ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो बन जाते हैं। मेरे ठीक पीछे यहाँ पे आपको दो बड़े बड़े नीम के पेड़ दिख रहे होंगे, और इस पूरे के पूरे कैंपस में ऐसे बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, और इन नीम के पेड़ों को हम इंसानों ने भी नहीं लगाया। तो आखिर ये जो नीम के पेड़ हैं ये इतने सारे इस कैंपस में कैसे फैल गए? तो ये जो नीम के पेड़ हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ये ऐसे मीठी मीठी बीज बनाते हैं, और ये जो लंगूर होते हैं वो इन बीजों को खाते हैं, और बीजों को खाने के बाद वो किसी और जगह पे जाते हैं और इन बीजों को अपनी पॉटी में कुछ इस तरीके से निकाल देते हैं। और ये जो बीज होते हैं जहाँ पे लंगूर पॉटी करते हैं वहाँ पे ये बीज उग जाते हैं, और इनमें से नीम के ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो बन जाते हैं। Hello students, hope you are doing fine. Today we will be talking about a very important phenomenon in your environment. जी हम बात करें सीड डिस्पर्सल की। तो सीड डिस्पर्सल है क्या? सबसे पहले बात करते हैं कि सीड क्या है। सीड वो है जिससे कि आप
एक नया प्लांट गेट कर सकते हैं। जी हाँ, सीड वो फ्लावरिंग प्लांट की वो यूनिट है जिससे कि आप एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो सीड डिस्पर्सल क्या है? हम अपने आसपास एक ही तरह के प्लांट को कई जगह हमको देखने को मिल जाते हैं, तो इसे कहते हैं सीड डिस्पर्सल। अब सीड, एक ही सीड इतनी अलग अलग जगह डिस्पर्स कैसे हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, जो मैंगो ट्री आपको नोएडा में देखने को मिल रहा है वही आपको लखनऊ, और वही मैंगो प्लांट आपको हिल स्टेशन भी देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सीड डिस्पर्सल, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ सीड थ्रू वेरियस एजेंट्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी अपनी न्यू वीडियो में। एक अनदर वीडियो जो आ रही है उसमें आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। थैंक यू सो much. Hello students, hope you are doing fine. Today we'll be talking about a very important phenomenon in your environment. जी हम बात करें सीड डिस्पर्सल की। तो सीड डिस्पर्सल है क्या? सबसे पहले बात करते हैं कि सीड क्या है। सीड वो है जिससे कि आप एक नया प्लांट गेट कर सकते हैं। जी हाँ, सीड वो फ्लावरिंग प्लांट की वो यूनिट है जिससे कि आप एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो सीड डिस्पर्सल क्या है? हम अपने आसपास एक ही तरह के प्लांट को कई जगह हमको देखने को मिल जाते हैं, तो इसे कहते हैं सीड डिस्पर्सल। अब सीड, एक ही सीड इतनी अलग अलग जगह डिस्पर्स कैसे हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, जो मैंगो ट्री आपको नोएडा में देखने को मिल रहा है वही आपको लखनऊ, और वही मैंगो प्लांट आपको हिल स्टेशन भी देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सीड डिस्पर्सल, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ सीड थ्रू वेरियस एजेंट्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी अपनी न्यू वीडियो में। एक अनदर वीडियो जो आ रही है उसमें आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तुम घबराना है बेबी। शादी का सीजन आने वाला है और अगर आपने ये 10 चीजें फ्लिपकार्ट से ले ली ना तो शादी में स्टार आप ही दिखेंगे। फर्स्ट है फेक एक्सटेंशन। अगर आप लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 साइंस का चैप्टर सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन सीखेंगे। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट सॉइल इरोजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सॉइल कंजर्वेशन, और आखिरी में मैं आपको दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। Soil is the uppermost layer of the earth. It is one of the most valuable natural resources. Soil क्या होती है? Soil earth की uppermost layer होती है। Uppermost layer यानी सबसे ऊपर वाली layer. And soil is one of the most valuable natural resources. ये एक बहुत ही कीमती natural resource है हमारे लिए। Can you tell me why? क्यों है ये ऐसी कीमती natural resource क्यों कहते हैं soil को? आइए पढ़ते हैं क्यों कहते हैं। Because it supports plants which provide food to all living things on this planet. क्योंकि जो soil होती है वो support करती है plants को, trees को, जो हमें food provide करते हैं। Human beings को भी food मिलता है plant से और animals को भी मिलता है। इसलिए soil जो होती है वो बहुत important है हमारी survival के लिए। That is why soil is the foundation of all life on earth. Soil की वजह से ही plants हैं और plants की वजह से ही सारी life है earth। इसीलिए soil is considered as one of the most valuable natural resource. So soil is important because soil supports growth of plants by holding their roots firmly. तो soil important है क्योंकि वो plant की growth support करती है, उनकी roots को मजबूती से hold करती है। Next, plants take water and minerals from soil through their root. और root से plants को क्या मिलता है? Plants लेते हैं water और minerals soil से। Soil से जो water और minerals लेते हैं with the help of their roots. Next, small animals like earthworms, insects, rabbits live in soil. Soil एक घर भी provide करता है small animals को, जैसे कि earthworms हो गए, कुछ insects हो गए, और rabbits भी अपनी घरों बना के soil में ही रहते हैं। And lastly, we human beings also depend on soil for food and clothes, etc. हम भी soil के ऊपर डिपेंडेंट हैं क्योंकि soil सपोर्ट करता है plants को, और plants से हमें मिलता है खाना और clothes भी मिलते हैं जैसे कि cotton plant से। तो इसलिए इन सभी रीजंस की वजह से soil is important for us. Now next topic is formation of soil. इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि soil कैसे बनी, कैसे formation हुई soil की। When the earth was formed, there were only water, air and hard rock. जब earth बनी तो उस टाइम क्या था? उस टाइम सिर्फ पानी था, हवा थी और मजबूत hard rocks थे ऐसे। The sun heated the rocks, the rain made them cold, and the wind blew over them. Sun ने उन rocks को गर्म किया, heat किया, उनको गर्म किया। बारिश ने यानी rain ने उन्हें ठंडा किया और हवा उनके ऊपर चलती रही। This continued for thousands of years. ऐसा बहुत सालों तक, thousands years तक ऐसा ही होता रहा। As a result, the rocks broke into small pieces. Sun, rain और wind जब ऐसे ही rocks पे काम करती रही, तो उसकी वजह से rocks छोटे-छोटे pieces में टूटने लगे। अब क्या हुआ? These small pieces broke into still smaller pieces. ये जो छोटे टुकड़े थे, ये और भी छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटने लगे। They were carried around by wind and water. हवा और पानी ने इन छोटे टुकड़ों को दूर-दूर फैलाना शुरू कर दिया। They rubbed against each other till they became tiny particles. और ये जो smaller pieces थे, छोटे टुकड़े थे, ये आपस में टकराने से और छोटे-छोटे particles बन गए। It took millions of years for these tiny particles to change into the loose material which we call soil. और इन छोटे पार्टिकल्स को बहुत साल, मिलियंस ईयर्स लग गए किसमें चेंज होने में? लूज मटेरियल, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉइल। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये सॉइल। तो यानी हार्ड रॉक से सॉइल फॉर्म में आने में, उसको लूज मटेरियल फॉर्म में आने में कितने साल लग गए? मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद सॉइल की फॉर्मेशन हुई।
So by definition, soil is formed when rocks break down into tiny particles due to repeated heating, cooling and drying by sun, rain and wind. This process is called as weathering. तो जो मैंने अभी आपको बात बताई है वही इसकी डेफिनेशन में लिखी है कि सॉइल फॉर्म होती है जब रॉक्स टूटते हैं टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इसकी वजह से हीटिंग, सन की हीटिंग की वजह से, रेन की कूलिंग की वजह से और विंड की ड्राइंग की वजह से, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। और यही प्रोसेस नीचे इन डायग्राम्स की हेल्प से भी एक्सप्लेन करा गया है। ये पहले अर्थ थी जहां पे सारे रॉक्स ही रॉक्स थे, तो सन, रेन और विंड ने जब इन पे काम किया तो ये रॉक्स टूटने लगे, ये टूट टूट के टाइनी पार्टिकल्स बनने लगे जिनकी वजह से सॉइल फॉर्म हुई और उस सॉइल में प्लांट्स ग्रो होने लगे। तो यही है सारा प्रोसेस व्हिच इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और इस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। अब अपना अगला टॉपिक है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय विंड, रेन एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। स्टूडेंट्स, जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, फर्टाइल यानी उपजाऊ, उसमें प्लांट्स और खेती आराम से करी जा सकती है। पर जब ये टॉप फर्टाइल लेयर विंड, रेन और वाटर की एक्शंस की वजह से रिमूव होनी शुरू हो जाती है तो उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन। ड्यू टू सॉइल इरोजन, लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी एंड मेक्स इट अनफिट फॉर फार्मिंग। तो सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, जो लैंड होता है वो अपनी फर्टिलिटी यानी लैंड अब उपजाऊ नहीं रहता और वो धीरे धीरे अनफिट हो जाता है फार्मिंग के लिए, वहां हम खेती नहीं कर सकते क्योंकि जो फर्टाइल होती है वो लेयर हट गई है सॉइल से। और सॉइल इरोजन कहां होता है? इट अकर्स मेनली इन एरियाज वेयर द टॉप सॉइल इज नॉट कवर्ड विद प्लांट। ये ऐसी जगहों पे होता है जहां पे जो टॉप लेयर है सॉइल की उसको कवर नहीं करा गया, वहां प्लांट्स नहीं लगाए गए हैं, वहां पे ये यूजुअली सॉइल इरोजन होती है। स्टूडेंट्स, विंड, रेन और वाटर कैसे सॉइल इरोजन करते हैं ये अभी हम समझेंगे थोड़ी देर। अभी मैं आपको दिखाती हूं कुछ पिक्चर सॉइल इरोजन की। यहां देखिए, यहाँ पे इन सभी जगहों पे सॉइल इरोजन हो गई है, यानी जो सॉइल की टॉप फर्टाइल लेयर है वो हट चुकी है ड्यू टू एक्शंस ऑफ विंड, रेन एंड वाटर। ये सभी देखिए कैसे अनफिट हो चुके हैं, यहाँ पे खेती नहीं करी जा सकती अब क्योंकि सॉइल इरोजन से फर्टिलिटी सॉइल की चली गई है, तो वहां पे कुछ ग्रो नहीं हो पाएगा। अब हम सीखेंगे कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सॉइल इरोजन आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होती है उन फैक्टर्स को कहा जाता है एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। और वो क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं? पहला फैक्टर है रनिंग वाटर, दूसरा फैक्टर है विंड और तीसरा फैक्टर है ह्यूमन एक्टिविटीज। ये तीनों फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए और इन्हें कहा जाता है एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो आइए इन तीनों के बारे में हम एक-एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला फैक्टर है रनिंग वाटर। हेवी रेन वॉशेस अवे द टॉप सॉइल एंड कॉजेस सॉइल इरोजन। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जो अपना रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर यानी बहुत ज्यादा पानी। अब वो इतना ज्यादा पानी कहां से आएगा? तो बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो बारिश अपने साथ टॉप सॉइल को बाहर ले जाती है और जब टॉप सॉइल हट गई तो उसको क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। इसी तरह से जब ये भारी बारिश पहाड़ों पे होती है, हिल्स पे होती है, तो वहां की भी जो सॉइल होती है वो पानी के साथ नीचे बहती चली जाती है। सो रनिंग वाटर वॉशेस द सॉइल ऑफ द हिल स्लोप्स, दिस मेक्स द स्लोप्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो जब वहां से पहाड़ों से, हिल से, स्लोप से सॉइल हट गई है तो वो कहां से कल्टीवेशन होगी? वहां पे खेती हो ही नहीं सकती, वो बंजर भूमि हो जाती है। और इसी चीज का बेस्ट एग्जांपल हमारे इंडिया में है चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश। ये बेस्ट एग्जांपल है जहां सॉइल इरोजन हुई है ड्यू टू रनिंग वाटर। आइए मैं इसकी आपको एक पिक्चर दिखाती हूं चंबल वैली की। ये देखिए, ये है चंबल वैली मध्य प्रदेश। यहाँ पे ये जितनी भी लैंड है ये सारी बेकार हो चुकी है, बंजर है, यहाँ पे खेती नहीं करी जा सकती क्योंकि सॉइल इरोजन हुई है ड्यू टू रनिंग वाटर। तो ऐसा होता है जब सॉइल इरोजन होती है। In the same way, the river coming down the hill carries lot of mud with it. इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो रिवर जब पहाड़ों के ऊपर से अगर कोई रिवर बह रही है तो नीचे आते आते वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, मड मिट्टी लेके आती है। Upon reaching the plains, the flow of the river slows down and meets the soil. जब रिवर ऊपर से नीचे प्लेन्स की तरफ आती है तो धीरे धीरे इसका फ्लो स्लो होता जाता है, वो धीरे धीरे बहना शुरू कर देती है और वो जो मिट्टी उसने इकट्ठी करी थी वो वहां छोड़ने लगती है। And then over the period of time, soil accumulates and makes the river to change its course. और धीरे धीरे टाइम के साथ वो जो मिट्टी है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, accumulates यानी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है, वो कहीं और से बहना शुरू कर देती है। और जब रिवर अपना कोर्स चेंज करती है तो ये बहुत ही बेकार होता है ह्यूमन लाइफ के लिए भी, एनिमल लाइफ के लिए भी, और इसी वजह से फ्लड्स भी आती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है येलो रिवर ऑफ चाइना, जिसे सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। ये इसी रीजन की वजह से इसको सॉरो ऑफ चाइना कहा जाता है क्योंकि ये रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से आसपास के एरियाज में फ्लड आ जाती है, बहुत से लोग इफेक्ट होते हैं। और हमारे इंडिया में इसका एग्जांपल है रिवर कोसी बिहार में। ऐसी ही एक बहुत ज्यादा हैवक क्रिएट किया था, यानी एक बहुत ही तबाही क्रिएट करी थी रिवर कोसी ने 2008 में, जब उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया था, और यही रीजन था सॉइल इरोजन की वजह से। तो अभी हमने पढ़ा पहला कॉज सॉइल इरोजन का, जो था रनिंग वाटर। अब हमारा दूसरा कॉज है सॉइल इरोजन का, विंड। अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज कैरिड अवे इन रीजंस वेयर स्ट्रांग विंड्स ब्लो। जिन जगहों पे बहुत तेज हवा चलती है तो उन जगहों की जो टॉप सॉइल होती है वो भी हवा के साथ उड़ जाती है। और ऐसी कौन सी जगहें होती हैं? सॉइल इरोजन बाय विंड हैपेंस स्पेशली इन डेजर्ट एरियाज और प्लेसेस वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ प्लांट्स। यानी सॉइल इरोजन बाय विंड होता है या तो डेजर्ट एरियाज में या ऐसी जगहों पे जहां पे नंबर ऑफ प्लांट्स कम हो। जिन जगहों पे प्लांट्स कम होते हैं वहां की सॉइल लूज होती है और इस वजह से विंड उसे बहुत आसानी से अपने साथ लाकर ले जाती है। तो ये है दूसरा कॉज सॉइल इरोजन का, दैट इज विंड। अब थर्ड कॉज है सॉइल इरोजन का, ह्यूमन एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती हैं जो सॉइल इरोजन करती हैं। ऐसी पहली ह्यूमन एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब बहुत सारे ट्रीज को काट दिया जाता है उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इससे सॉइल इरोजन क्यों होती है? When trees and plants are cut down, the top soil becomes loose and easily carried away by strong wind or running water. जब ट्रीज और प्लांट्स काट दिए जाते हैं तो वहां उस एरिया की जो टॉप सॉइल है वो लूज हो जाती है और वो आसानी से स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर से
बह जाती है, पानी के साथ बह जाती है और हवा के साथ उड़ जाती है। तो ये है पहली एक्टिविटी जो सॉइल इरोजन करती है, डिफॉरेस्टेशन। अब नेक्स्ट ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी क्या है व्हिच कॉजेस सॉइल इरोजन? ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का क्या मतलब है? व्हेन ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस, शीप एंड गोट्स आर मेड टू ग्रेज ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड अगेन एंड अगेन, दे ईट अप मोस्ट ऑफ द ग्रीन ग्रास। यानी जब घास चरने वाले एनिमल्स जैसे कि काउस, शीप, गोट्स, इनको सेम ही एरिया पे बार-बार घास चरने के लिए भेजा जाता है, तो वो वहां की सारी घास खा लेते हैं। बार-बार सेम ही जगह पर जाते हैं तो वहां की सारी घास खत्म हो जाती है। इस वजह से होता है कि जो सॉइल है वो लूज हो जाती है। एज अ रिजल्ट सॉइल बिकम्स लूज, और जब वो लूज हो गई तो वो आसानी से स्ट्रांग विंड के साथ भी जा सकती है और पानी के साथ भी बह सकती है। तो ये है दूसरा कॉज सॉइल इरोजन का, जिसे कहते हैं ओवरग्रेजिंग। जैसे यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, कितनी कम जगह पर घास रह गई है, बाकी सारी जगह की घास इन जानवरों ने खा ली है। तो इस वजह से जो सॉइल है वो बहुत लूज हो गई है। तो अगर बहुत तेज बारिश हुई या बहुत तेज हवा चली तो जो ये सॉइल है, टॉप सॉइल है, ये भी बह जाएगी। अब थर्ड ह्यूमन एक्टिविटी व्हिच कॉजेस सॉइल इरोजन इज फ्लोइंग ऑन हिलसाइड। फ्लोइंग ऑन हिलसाइड का मतलब है कि जब खेत को जोता जाता है, स्पेशली हिलसाइड। सो फ्लोइंग ऑफ लैंड आल्सो लीव्स द सॉइल लूज। तो जब हम खेत जोते हैं तो उस वजह से भी सॉइल लूज हो जाती है। और जब, जैसे मैं आपसे बताई रही हूं बार-बार, कि लूज सॉइल बहुत ही आसानी से उड़ जाती है हवा के साथ या पानी के साथ बह जाती है, स्पेशली ऑन हिलसाइड। तो जब खेत जोते जाते हैं हिल साइड पर, तो जब सॉइल लूज हो गई है और वो आसानी से उड़ सकती है या बह सकती है। तो ये हमने सारे फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन के पढ़ लिए। पहला फैक्टर था रनिंग वाटर, दूसरा फैक्टर मैंने आपको समझाया विंड, और तीसरा फैक्टर है ह्यूमन एक्टिविटीज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। Nature took millions of years to form soil. We should protect soil from soil erosion. जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि बहुत ही सालों में, लाखों सालों में जाकर सॉइल बनी, तो हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए सॉइल इरोजन से। ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम सॉइल को प्रिजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें। The protection of soil from its erosion is called soil conservation. इसी प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल को, यानी हम जब सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल इरोजन से, इसे कहा जाता है सॉइल कंजर्वेशन। एंड द सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इन मेनी वेज। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला वे which we can use to prevent soil erosion is afforestation. Afforestation क्या होता है? Growing of trees on large scale is called afforestation. जब बहुत सारे ट्रीज को ग्रो करा जाता है तो उसे कहते हैं afforestation. अब ये कैसे हेल्प करता है प्रिवेंट करने में सॉइल इरोजन को? क्योंकि जब ट्रीज को हमने प्लांट किया तो उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी रूट सॉइल को पकड़ लेती हैं, सॉइल लूज नहीं रहती थी, तो इस वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाती है। If trees have to be cut down for our needs, then new trees should be planted in place of such trees. अगर हमें ट्रीज कट भी करने पड़ रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए, तो हमें नए ट्रीज जरूर ग्रो करने चाहिए इनकी जगह। ये नहीं कि बस हम काटते ही जाएं। डिफॉरेस्टेशन अगर कर रहे हैं तो एफॉरेस्टेशन भी जरूरी है। एफॉरेस्टेशन इज वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस सॉइल इरोजन स्पेशली ऑन हिल स्लोप्स। और ये जो एफॉरेस्टेशन है ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है सॉइल इरोजन को बचाने का, स्पेशली हिल स्लोप्स पर। और हिल स्लोप्स पे क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि अगर हम कोई भी एक्टिविटी हिल स्लोप्स पे करते हैं तो वहां की सॉइल बहुत जल्दी लूज हो जाती है, और लूज सॉइल बहुत ही आसानी से स्ट्रांग विंड या रनिंग वाटर के साथ बह सकती है। इसलिए एफॉरेस्टेशन हिल स्लोप्स पे बहुत ही इफेक्टिव मेथड है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्लांट ओपन ग्राउंड पे क्या वेज यूज होते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर द नेक्स्ट क्रॉप, फील्ड्स लाई बेयर। हार्वेस्टिंग यानी कटाई के बाद और नई क्रॉप उगाने से पहले इस पीरियड में जब फील्ड्स होती हैं, जो खेत होते हैं, वो खाली पड़े रहते हैं। तो इसी टाइम पे स्ट्रांग विंड जो होती है वो टॉप सॉइल को उड़ा ले जाती हैं। तो इसको बचाने के लिए, सॉइल इरोजन को बचाने के लिए फार्मर्स ग्रो कवर क्रॉप। फार्मर्स कवर क्रॉप जैसे कि घास और क्रीपर्स को ग्रो करते हैं, ऐसी फील्ड पे, जो खाली फील्ड पे इनको ग्रो कर देते हैं। The roots of these plants hold the soil together and prevent soil erosion. तो इन कवर क्रॉप्स की जो रूट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं सॉइल को पकड़े रहने में, तो इस वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। और अगर आप कभी किसी खेत में गए हैं तो आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि खेतों के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। तो ये भी एक मेथड होता है फार्मर्स का सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का, क्योंकि वो ट्रीज क्या करते हैं, वो स्ट्रांग विंड्स को होल्ड कर लेते हैं, उनको आगे नहीं जाने देते, वो हेल्प करते हैं रोकने में स्ट्रांग विंड्स को। तो वो भी एक मेथड है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का फ्लैट ग्राउंड्स पर। अब हम सीखते हैं कि हिल स्लोप्स पे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन। Cutting the slopes into steps or terraces can reduce soil erosion. जब हम स्लोप्स को कट करते हैं स्टेप्स और टेरेसेस में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसे कहते हैं कटिंग द स्लोप्स इनटू स्टेप्स और टेरेसेस। तो ये भी एक टेक्निक है, वे है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने का, उसे प्रिवेंट करने का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेप्स दे स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जो ये स्टेप्स होते हैं ये पानी के बहाव को स्लो कर देते हैं। एंड एज द वाटर फ्लो स्लोज डाउन, सम सॉइल फ्रॉम वन स्टेप इज लेफ्ट एट द नेक्स्ट स्टेप, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस्ट। जब पानी का बहाव कम हो जाता है तो उसके साथ बहती हुई मिट्टी जो है वो इन स्टेप्स पर ही रह जाती है, वो पानी अपने साथ सारी मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाता, तो कम अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस्ट होती है इन स्टेप्स और टेरेसेस की वजह से। तो हिल स्लोप्स पर ये टेक्निक यूज की जाती है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब हम आखिर में देख रहे हैं कि रिवर्स के किनारे सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ड्यूरिंग द मानसून मेनी रिवर्स ओवरफ्लो एंड फ्लड द फील्ड्स। मॉनसून सीजन में रिवर्स में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, रिवर्स में पानी और तेज से बहुत बहता है, इसकी वजह से नदी के किनारों की मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। To prevent floods, embankments along river banks are built. This holds the water between the banks and prevents soil erosion. तो इस टाइप की सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें नदी के किनारे एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए। एम्बैंकमेंट्स मतलब स्टोन वॉल, यानी पत्थरों से बने दीवार हमें नदी के किनारे बनानी चाहिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये एम्बैंकमेंट बनाया है नदी के किनारे। इससे क्या होगा? इससे सॉइल इरोजन भी नहीं हो पाती है और फ्लड भी बच जाती है, फील्ड में फ्लड भी नहीं होती। अब यहाँ देखिए ये दो पिक्चर्स हैं, एक है बिफोर एम्बैंकमेंट और एक है आफ्टर एम्बैंकमेंट।
तो ये जो बिफोर एम्बैंकमेंट है यानी जहाँ पे नदी के किनारे स्टोन की वॉल यानी पत्थरों की दीवार नहीं बनाई गई है, उस वजह से ये सारी जो मिट्टी है ये देखो कैसे पानी के साथ नीचे बहती जा रही है। तो ये है सॉइल इरोजन, इसे सॉइल इरोजन हो रही है। पर जब एम्बैंकमेंट बन गई तो देखिए यहाँ पे कोई सॉइल इरोजन नहीं हो रही है, नदी भी अपने साथ आराम से धीरे धीरे जा रही है, कोई मिट्टी को अपने साथ लेकर नहीं बह रही। तो ये फायदा होता है एम्बैंकमेंट करने का नियर रिवर्स। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन क्या होते हैं और हाउ टू कंजर्व सॉइल। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पिक्चर्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ समझा दिए। स्वप्न देखने वाला समझेंगे द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। पहला कैरेक्टरिस्टिक है वर्चुअल इमेज। ये लड़का जब अपने आप को प्लेन मिरर में देखता है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर बनाना मुमकिन नहीं है। वर्चुअल इमेज आर अनरियल इमेजेस, ये कुछ नहीं, सिर्फ हमारा एजम्पशन होता है कि मिरर के पीछे इमेज होगी, पर वास्तव में वहाँ कोई इमेज नहीं होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इमेज का साइज। हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। अगर ऑब्जेक्ट 6 फीट का है तो इमेज भी 6 फीट का होगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इरेक्ट और अपराइट, मतलब इमेज हमेशा सीधी होगी। प्लेन मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है द इमेज इज एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट और मिरर से इमेज की दूरी हमेशा समान रहेगी। पांचवा है लेटरल इन्वर्जन, मतलब ऑब्जेक्ट का राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड होगा और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड होगा। हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। पहला कैरेक्टरिस्टिक है वर्चुअल इमेज। ये लड़का जब अपने आप को प्लेन मिरर में देखता है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर बनाना मुमकिन नहीं है। वर्चुअल इमेज आर अनरियल इमेजेस, ये कुछ नहीं, सिर्फ हमारा एजम्पशन होता है कि मिरर के पीछे इमेज होगी, पर वास्तव में वहाँ कोई इमेज नहीं होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इमेज का साइज। हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। अगर ऑब्जेक्ट 6 फीट का है तो इमेज भी 6 फीट का होगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इरेक्ट और अपराइट, मतलब इमेज हमेशा सीधी होगी। प्लेन मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है द इमेज इज एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट और मिरर से इमेज की दूरी हमेशा समान रहेगी। पांचवा है लेटरल इन्वर्जन, मतलब ऑब्जेक्ट का राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण से जो है ना देखना इधर बनेगा पर्दे पर। ये हम लोग का एक पर्दा ले लिए हैं, ये हम लोग का कागज है, इस कागज को हमने पर्दा बना दिया है, ठीक है। अब देखो इस पर्दे पर जो है इस मोमबत्ती का, यही वाला जो हम लोग मोमबत्ती देख रहे हैं, ये वाला जो मोमबत्ती चल रहा है, इसी का प्रतिबिंब यहाँ है, ठीक है। तो इस दर्पण को हटा दिया, ठीक है। इस दर्पण को हटा के हम ये दूसरा वाला दर्पण डाल दिए, ठीक है। अब देखो इस दर्पण में ध्यान से देखना, देख इस दर्पण में देखेंगे दर्पण के पीछे में प्रतिबिंब बन रहा है ना, बन रहा है ना। तो ये हम लोग का मोमबत्ती हो गया और यहाँ हम देखेंगे ये दर्पण के पीछे इस मोमबत्ती का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बना, इसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण से जो है ना देखना इधर बनेगा पर्दे पर। ये हम हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर है और हमारे पास स्क्रीन है जिसमें एक बटरफ्लाई का इमेज है। तो चलिए पहले हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं और इमेज फॉर्म करने के लिए पहले रूम के लाइट को ऑफ कर लेंगे। अब कॉनकेव मिरर को जब हम यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पेज पर इमेज बन रहा है उस बटरफ्लाई का। इसका मतलब ये एक रियल इमेज है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग कॉन्वेक्स साइड को यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स साइड कोई भी इमेज इस पेज पर नहीं फॉर्म कर पा रहा, बिकॉज उसका इमेज वर्चुअल है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर है और हमारे पास स्क्रीन है जिसमें एक बटरफ्लाई का इमेज है। तो चलिए पहले हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं और इमेज फॉर्म करने के लिए पहले रूम के लाइट को ऑफ कर लेंगे। अब कॉनकेव मिरर को जब हम यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पेज पर इमेज बन रहा है उस बटरफ्लाई का। इसका मतलब ये एक रियल इमेज है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग कॉन्वेक्स साइड को यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स साइड कोई भी इमेज इस पेज पर नहीं फॉर्म कर पा रहा, बिकॉज उसका इमेज वर्चुअल है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज। थैंक यू।
कलर होते हैं? व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, वो होते हैं विबग्योर वाले कलर्स। अब इसके लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो है ये एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज न्यूटन्स डिस्क। इसके अंदर 7 कलर्स हैं। अब मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ। तो आपने देखा कैसे ये जो 7 कलर्स थे ये डिसअपियर हो गए। अब ये डिसअपियर क्यों हुए? क्योंकि व्हाइट लाइट कंसिस्ट 7 कलर, विबग्योर जिसे बोलते हैं हम लोग, और ये हमारा न्यूटन्स डिस्क वाला एक्सपेरिमेंट होता है कंप्लीट। आई होप चिंकी आप बताओ मैग्नेट्स क्या होते हैं? मैम मैग्नेट्स ना वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। वेरी गुड। तो बच्चा लोग चिंकी ने जैसे कैसे हेलो फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए। समझते कि ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? बहुत बार आपने सुना होगा ट्रांसवर्सल वर्ड, ट्रांसवर्सल वर्ड। तो देखिए, जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, राइट? ये 2 लाइंस हैं। अब इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाला तीसरा लाइन, राइट? 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाला तीसरा लाइन। तो ये लाइन L है, ये लाइन M है। अब इसको तीसरी लाइन में इंटरसेक्ट किया, तो ये जो लाइन है ना N, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, राइट? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। अब जब भी 2 लाइंस इस तरह से पैरेलल है और तीसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो हमें एंगल्स मिलते हैं, जैसे ये दोनों जो एंगल्स है इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये 2 जो एंगल्स है इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, राइट? ये जो 2 इंटीरियर एंगल्स है ये सप्लीमेंट्री रहेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। हेलो फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए। समझते कि ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? बहुत बार आपने सुना होगा ट्रांसवर्सल वर्ड, ट्रांसवर्सल वर्ड। तो देखिए, जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, राइट? ये 2 लाइंस हैं। अब इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाला तीसरा लाइन, राइट? 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाला तीसरा लाइन। तो ये लाइन L है, ये लाइन M है। अब इसको तीसरी लाइन में इंटरसेक्ट किया, तो ये जो लाइन है ना N, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, राइट? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। अब जब भी 2 लाइंस इस तरह से पैरेलल है और तीसरी लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो हमें एंगल्स मिलते हैं, जैसे ये दोनों जो एंगल्स है इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये 2 जो एंगल्स है इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, राइट? ये जो 2 इंटीरियर एंगल्स है ये सप्लीमेंट्री रहेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। हेलो फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर मॉडलर स्विचेस 15 रुपए में भी आते हैं और 200 रुपए में भी, और लोग कहते हैं कि अच्छे से अच्छा लगवा लो क्योंकि घर तो एक बार बनना है। लेकिन क्या चूज करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को सेव करके फॉलो बटन पे क्लिक कर लो, क्योंकि हम रोज इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन 2025 के जनवरी से दिसंबर तक के मोस्ट वायरल सॉन्ग और मीम जो हम जैसे सॉन्ग लवर को बहुत ज्यादा ही फेवरेट है। और स्टार्टिंग के 5 सॉन्ग और मीम्स ने तो एक टाइम पर नाक में दम ही कर दिया था। तो स्टार्टिंग विद जनवरी। तुम्हारे आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, सेंसेशन जैसे सरसराट सनसनाट गुदगुदाट डगमगाहट फराट। $10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है? उसकी आँखों में फैला काजल। ये बात है कि हमें नहीं मिले उनके प्यार। क्या 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 ये क्या पकड़ रहे हो माधवचोद? ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़ी मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अभी जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। अक्षय कुमार के 5 ऐसे वायरल मीम जो इंटरनेट पर धमाका कर चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर 5 पर आता है क्या माल है। क्या माल है यार? नंबर 4 जलीना, जलीना तेरी भी जलीना। नंबर 3 औरत का चक्कर, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। नंबर 2 पैसे ही पैसा होगा। नंबर 1 पर आता है समझा तू समझा। हाँ
नहीं तू समझा नहीं। किरिस का सुनने का गाना। किरिस का सुना। किरिस का किरिस का सुनेगा। सुना तो। दिल ना दिया दिल ना लिया दिल ना दिया दिल ना लिया तो बोलो न का किया। ले बेटा आकी दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। ले बेटा आकी दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। नीली परी पीली परी कमरे में बांधा, मुझे नादिया पसंद है, नादिया पसंद है, मुझे नादिया पसंद है, नादिया पसंद है। नादिया मेरी सोनी सोनी मेरी बग्गो मेरी बुलबुल। की बात कर रहे हो 2024 के 5 सबसे वायरल मीम्स। तो सबसे पहले नंबर 5 पर आता है बदो बदी। नंबर 4 चीन टपक डम डम। नंबर 3 खेलेगा फ्री फायर। नंबर 2 जूस पिला दो। जूस पिला दो मौसम्बी का। एंड नंबर 1 पर आता है ये वाला 2024 बोर्ड एग्जाम की बात दोस्तों बोर्ड एग्जाम की बात करूं। शॉर्ट स्पीच। और एक लाइन आपके और घर और एक लाइन 5 lines.
15 अगस्त को देश अंग्रेज जिसका सेंटर जहां जहां पड़ा। 5-line speech on Republic Day. 5-line speech on Republic Day. जाएगा उसको पहचानना होगा कि ये किस पोएम का स्टेंजा है, फिर उसके बाद में ये किस पोएट ने लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होगा रेफरेंस। रेफरेंस से देखो ये संदर्भ। अब संदर्भ में आपको केवल पोएम का नाम। किस व्यक्ति ने बिना बंदूक उठाए पूरी दुनिया 5 ऐसे मोटिवेशनल गाने जिसे सुनकर आपके जिस्म में गर्मी पैदा हो जाएगी। और नंबर 1 वाला गाना तो पूछो मत, क्योंकि हर रील्स और शॉर्ट्स में आपको ये सॉन्ग्स देखने को मिल जाएगा। और मुझे पता है एक ना एक दिन आप लास्ट वाले गाने पर रील्स जरूर बनाओगे, लेकिन उससे पहले लाइक करो। अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है तो नंबर 5 पर है बंदेया रे बंदेया। नंबर 4 पर है वरदान। नंबर 3 पर है आम चाहे मुंडिया। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ, हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा। नंबर 2 पर है कर हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान। नंबर 1 पर है विक्ट्री एंथम। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। अगर ये गाना अच्छा लगा तो लाइक करो। मेरे किस्से सुनो। रागिनी, परिवहन क्या है बताओ तो? एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति या वस्तु को लाना या पहुंचाना परिवहन कहलाता है। परिवहन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपका काम क्या है? आपका काम है, देखो मैं अपने जीवन में अगर मैं आपको बताऊं, अपना मेरा टीचिंग नहीं हर क्षेत्र में, मुझे क्या लगता है कि या तो काम कीजिए या मत कीजिए। मुझे खुद को लगता है ना, जैसे मान लीजिए आपके लिए क्लासेस शेड्यूल की, लगातार 60 दिन मैथ्स, लगातार 55 दिन आपकी रीडिंग, सोचो 1 घंटा 2 क्लास मुझे शूट करनी पड़ती है। उस 2 क्लास के हिसाब से पहले तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं आपके एग्जाम्स में कौन सा आए हुए हैं, कौन सा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन बहुत सोच समझ के मुझे लगा अगर करना है तो हमसे करना नहीं करना। इसी तरह से आप भी कीजिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे कीजिए कि दुनिया की ताकत आपको रोक ना सके, और नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं सिंपल सी बात करता हूं, बीच में रहने वाले, हदरदू में रहने वाले कहीं नहीं पहुंच पाते, या तो इस वाले में या उस वाले में। ये बिल्कुल पक्की बात है। जीवन में कुछ भी करो 100 या 0 के साथ। किसके साथ? 100 मतलब करना है, 0 मतलब नहीं करना। नहीं करना तो फर्क है, और करना तो ऐसे करना कि मजा आ जाए। जरा देखिए अगले प्रश्न पे चलिएगा। प्रश्न संख्या 40। हाँ तो देखो तैयारी के लिए कुछ नहीं, अपने बेसिक पे जाना है। उस समय मैं उसके क्लास जो क्लास लेते थे वहाँ से क्रैश हो रहा था। सबसे पहले अपने जो भी बेसिक सारी ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह किया वो सब एक बार देख लेंगे क्लास। उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बट वो की बात तब सुनेंगे जब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, यानी आप भी अपने काम के लिए उतने ही ज्यादा रिस्पांसिबल होंगे। आपने जो चीज पूरी पूरा करें, आपने जो काम किया आपको चेक करें, आपने जो चीज सुनने के लिए कही वो सुने उस टाइम पर जब आपने कही है। अदरवाइज बच्चे उस चीज को नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो बोलते ही है। समझ रहे हो? आप दूसरे टीचर
creating a lot of noise. Do not shout. Rather let what users go completely silent and wait as an answer waiting for them to finish and they will continue. This will give them an attention. Do not shout or waste your energy all time. You just have to stand silently, do nothing at all, and stare at class. Everyone will come to know that man is this. And so this is it, right? Now you have that attention and you're going to now you can start getting. टाइप 2 जब मेंस है उसका यहाँ पर आपको सबसे पहले मैथ का सिलेबस दीजिएगा टॉपिक वाइज। इसके बाद नीचे आपको रीजनिंग का दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश का दिख जाएगा, उसके बाद दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। की बात करते हैं पर योर इवेंट्स का यहाँ पर आपको दी जाएगी कितने आपके सिलेबस आएंगे, उसके बाद कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का आएगा, उसके बाद यहाँ पर टाइप 2 जब मेंस है उसका यहाँ पर आपका पेपर पैटर्न देखने को मिल जाएगा, कितने नंबर है, कितने क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार से। इसके बाद नीचे आते हैं हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस यहाँ से आपको कर दी जाएगा। सिलेबस यहाँ सबसे पहले आपको इंग्लिश दिख जाएगी, उसके बाद जीके, उसके बाद अपनी मैथ है, उसके बाद आपको नीचे आपको जनरल अवेयरनेस दिख जाएगी यहाँ पर। इस प्रकार से रीजनिंग वगैरह आपको ये टॉपिक ये आपका प्ले करेगा। उसके बाद अगर मेंस की बात करते हैं, आपका मेंस का सिलेबस यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा। आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले मैथ का सिलेबस दीजिएगा टॉपिक वाइज, इसके बाद नीचे आपको रीजनिंग का दिखेगा। दो के बाद बदमाश खुद विन करना कहां से आ जाता है चैनल पे ये सोचती हूं कितना भगवान ने खुशियां टाइम दिया अपनी लाइफ सेट करने का टाइम पूरा बीत गया उसके बाद जिंदगी भर अफसोस करते रहते हैं। ओके जब 30 40 में जाओगे ना तो बहुत अफसोस होता है कि मैं मेहनत कर लिया होता मेरे पास मेरा दोस्त कहां से कहां पहुंच गया मैं थोड़ा सा कर रहा था सोच के कैसे हमारा ज्यादा तेजी से बच्चे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चीजें बच्चे हमारे लाइफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसे में आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बड़े भाई के नाते मैं बताऊं, मैंने खुद इतना पेपर क्रैक किया हुआ है, चाहे वो सीजीएल हो गया, चाहे वो सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीडीएस हो गया, हर एग्जाम्स को बकायदा मैंने 50 आउट ऑफ 50, 100 आउट ऑफ 100 के स्कोर से जो है वो आपको क्वालिफाई करके दिखाया मैंने। और इतने पेपर क्रैक करने का जो मेरा एक पर्सनल अनुभव कहता है वो यही कहता है कि जब आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद आप भारत में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, आप उसमें पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। इनके ग्रेजुएशन में 49% आए हैं और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला। सारे बैक बेंचर भाइयों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है ये, है ना। और सर मेरे 10th में 62% थे सर, 12th में 74% और सर ग्रेजुएशन में तो सर 49.9 पूरी थी, लमसम सर 49। मेरे दोस्त ही मजाक उड़ाते थे कि भाई ये एसएससी तो कांस्टेबल का एग्जाम दे सर, उसमें भी मैं फेल हो गया था सर 2018 में। रिएक्शंस कैसे बदल गए रिलेटिव्स के, आस पड़ोस के लोगों के? सर पहले तो मेरे दोस्त ही कॉल करके कह रहे ये सब कैसे हो गया, ये तुमने कैसे कर लिया। हम लोग तो घूमते सर पुरानी फोटो भेज रहे हैं सर, स्कूल बंक मार करके हम लोग घूम रहे थे उसका फोटो भेज रहे हैं। सर एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिनके कम मार्क्स हैं अगर जो सोच लिया है तो उसको अचीव करना, और सर सेल्फ डाउट कभी नहीं अपने अंदर आने दे। तो कितना भी यूपीएससी क्या इससे भी कोई टफेस्ट एग्जाम है वो भी देख लेंगे सर। बात करते हैं एसएससी एमटीएस के सिलेबस की। पार्ट 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग होता है, जिसमें कि कोई माइनस मार्किंग नहीं होता। 20 क्वेश्चन ईच होते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और कोई भी क्वेश्चन माइनस मार्किंग वाला नहीं होता है। फिर पार्ट 2 पे आते हैं जिसमें जीके और इंग्लिश का होता है, जिसके ऊपर मेन मेरिट बनती है। मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग होते हैं, उसके अलावा मेन मेरिट इंग्लिश और जीके पे बनती है, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है एंड 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, तो सबसे पहले आप रानी मैम से या गोपाल वर्मा सर से अपना बेसिक कंप्लीट करिए, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग है आप वहाँ से पहले बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करिए। जब आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है तो उन रूल्स को रिवाइज करिए, और उसके अलावा वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं निखिल गुप्ता सर की, जिसमें कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी में आए हुए वोकैब हैं वो प्रॉपरली लर्न करिए, ताकि आपको वहाँ पे जाने पे कोई डाउट ना हो। एंड उसके अलावा आप जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं इंग्लिश का, तो उसके बाद आप एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के मॉक्स देना शुरू करें, जिसमें आप मैथ रीजनिंग पे फोकस ना करके ओनली जीके एंड इंग्लिश पे फोकस करें। इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन गलत होता है मॉक्स में, आप उसको दोबारा से रिवाइज करें। आप अपनी एक नोटबुक बना लें जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको नोट करते जाएं, एंड जब वीक के एंड में संडे को अपना टाइम निकाल के जितने भी क्वेश्चन आपके मॉक में गलत हुए हैं पूरे वीक में, आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।
बड़े भाई के नाते मैं बताऊं, मैंने खुद इतना पेपर क्रैक किया हुआ है, चाहे वो सीजीएल हो गया, चाहे वो सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीडीएस हो गया, हर एग्जाम्स को बकायदा मैंने 50 आउट ऑफ 50, 100 आउट ऑफ 100 के स्कोर से जो है वो आपको क्वालिफाई करके दिखाया मैंने। और इतने पेपर क्रैक करने का जो मेरा एक पर्सनल अनुभव कहता है वो यही कहता है कि जब आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद आप भारत में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, आप उसमें पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे।
इनके ग्रेजुएशन में 49% आए हैं और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला। सारे बैक बेंचर भाइयों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है ये, है ना। और सर मेरे 10th में 62% थे सर, 12th में 74% और सर ग्रेजुएशन में तो सर 49.94 थी, लमसम सर 49। मेरे दोस्त ही मजाक उड़ाते थे कि भाई ये एसएससी तो कांस्टेबल का एग्जाम दे सर, उसमें भी मैं फेल हो गया था सर 2018 में। रिएक्शंस कैसे बदल गए रिलेटिव्स के, आस पड़ोस के लोगों के? सर पहले तो मेरे दोस्त ही कॉल करके कह रहे ये सब कैसे हो गया, ये तुमने कैसे कर लिया। हम लोग तो घूमते सर पुरानी फोटो भेज रहे हैं सर, स्कूल बंक मार करके हम लोग घूम रहे थे, उसका फोटो भेज रहे हैं। सर एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिनके कम मार्क्स हैं, अगर जो सोच लिया है तो उसको अचीव करना, और सर सेल्फ डाउट कभी नहीं अपने अंदर आने दे। तो कितना भी यूपीएससी क्या, इससे भी कोई टफेस्ट एग्जाम है वो भी देख लेंगे सर। बात करते हैं एसएससी एमटीएस के सिलेबस की। पार्ट 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग होता है, जिसमें कि कोई माइनस मार्किंग नहीं होता। 20 क्वेश्चन ईच होते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और कोई भी क्वेश्चन माइनस मार्किंग वाला नहीं होता है। फिर पार्ट 2 पे आते हैं जिसमें जीके और इंग्लिश का होता है, जिसके ऊपर मेन मेरिट बनती है। मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग होते हैं, उसके अलावा मेन मेरिट इंग्लिश और जीके पे बनती है, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है एंड 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, तो सबसे पहले आप रानी मैम से या गोपाल वर्मा सर से अपना बेसिक कंप्लीट करिए, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग है आप वहाँ से पहले बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करिए। जब आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है तो उन रूल्स को रिवाइज करिए, और उसके अलावा वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं निखिल गुप्ता सर की, जिसमें कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी में आए हुए वोकैब हैं वो प्रॉपरली लर्न करिए, ताकि आपको वहाँ पे जाने पे कोई डाउट ना हो। एंड उसके अलावा आप जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं इंग्लिश का, तो उसके बाद आप एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के मॉक्स देना शुरू करें, जिसमें आप मैथ रीजनिंग पे फोकस ना करके ओनली जीके एंड इंग्लिश पे फोकस करें। इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन गलत होता है मॉक्स में, आप उसको दोबारा से रिवाइज करें। आप अपनी एक नोटबुक बना लें जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको नोट करते जाएं, एंड जब वीक के एंड में संडे को अपना टाइम निकाल के जितने भी क्वेश्चन आपके मॉक में गलत हुए हैं पूरे वीक में, आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।